इस वीडियो में हम स्टार्स प्रैक्टिस बुक यूनिट नंबर 6 वेव्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ साउंड सोर्स मूविंग विद 8 मीटर पर सेकंड क्रॉस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, द रेशियो ऑफ द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बिफोर एंड आफ्टर क्रॉसिंग द ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन क्या है कि एक साउंड सोर्स है जो मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड से और वो क्रॉस करता है एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को। रेशियो फाइंड करनी है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की बिफोर एंड आफ्टर क्रॉसिंग द ऑब्जर्वर। मीन्स पहले वो ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, उसके बाद वो ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है। तो लेट्स से ये सोर्स है जो क्रॉस करता है इस ऑब्जर्वर को और फिर इसे मूव कर जाता है अवे। अब पहला केस जब वो टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी f1, और जब वो अवे मूव कर रहा है तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ f2। तो फाइंड करना है f1 और f2 की रेशो को। अब केस सिंपल है, पहले टुवर्ड्स और फिर अवे। टुवर्ड्स का फार्मूला होता है v/v माइनस us इंटू एफ, और अवे का फार्मूला होता है v/v प्लस us इंटू एफ। एफ कैंसल आउट होगा, v कैंसल आउट होगा, v प्लस us चला जाएगा न्यूमरेटर में और v माइनस us डिनोमिनेटर में। अब वैल्यू पुट करें, स्पीड ऑफ साउंड 332 प्लस 8 और नीचे 332 माइनस 8। अब 332 प्लस 8 हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 340 और नीचे रिजल्ट आएगा 324। अब डिवाइड करने के लिए यूज़ कर लें 4 को। 4 इंटू 8 32 एंड 4 इंटू 1 4, और यहाँ भी इस तरह से 4 इंटू 8 32 और रिमाइंडर क्या है 25, तो 5 ज़ा 20। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 85:81। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। सेकंड क्वेश्चन, इन अ साइनोसाइडल वेव द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकल पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज 0.5 सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज। सेकेंड क्वेश्चन में वो कहता है कि टाइम जो एक पार्टिकल को रिक्वायर्ड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जीरो डिस्प्लेसमेंट तक मूव करने में वो 0.5 सेकेंड है। फाइंड करें फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब केस है साइनोसाइडल वेव का, और हम साइनोसाइडल वेव में जानते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मिनिमम डिस्प्लेसमेंट तक आने में हमारे पास जो टाइम होता है वो कितना होता है। अगर यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और यहाँ मिनिमम, तो ये टाइम होता है t/4। तो हमें ये टाइम गिवन है और हमें फाइंड क्या करनी है फ्रीक्वेंसी। इस टाइम को मैं अगर लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो यह आएगा 1/4f। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू टी। वैल्यूज पुट कर दें। जो टाइम गिवन है हमारे पास दैट इज 0.5 इंटू 4 2 और 1/2 0.5 हर्ट्ज या 0.5 पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। थर्ड क्वेश्चन, of the following properties of wave the one that is independent of the other। कहता है इन वेव की प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो बाकियों से इंडिपेंडेंट है। पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं करती हमारे पास, लेकिन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और टाइम पीरियड ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के रिलेशन से देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होते हैं और एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी का और एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड का कोई भी रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग इन फेज। हमें लीनियर डिस्टेंस रिक्वायर्ड है दो नियरेस्ट पॉइंट्स के दरमियान किसी मीडियम में जो वाइब्रेट कर रहे हो फेज में। हम जानते हैं कि हमारे पास अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आएगा तो वो पॉइंट्स फेज में होंगे। मीन्स लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। तो नियरेस्ट पॉइंट जो होगा मीन्स मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 5, सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन अ सेम स्ट्रिंग प्रोड्यूसेस। सुपरपोजिशन दो आइडेंटिकल वेव्स की जो ट्रेवल कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम स्ट्रिंग मीन्स सेम लाइन। किसकी कंडीशन है स्टेशनरी वेव की। जब सिमिलर वेव्स हों, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, लाइन सेम हो, तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं। Question number 6, the quantities which together determine the speed of sound in liquid are। वो कौन सी क्वांटिटीज हैं जो हमें हेल्प करती हैं स्पीड ऑफ साउंड को लिक्विड में फाइंड करने में। हमने फार्मूला पढ़ा था
कि स्पीड ऑफ साउंड जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का फार्मूला है दैट इज अंडर रूट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। अब अगर लिक्विड की बात होगी तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिक्विड और गैसेस में सिर्फ कौन सा होता है, बल्क मॉडुलस, और रो हमारे पास क्या है, डेंसिटी। तो स्पीड ऑफ साउंड को डिटरमिन करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, बल्क मॉडुलस और डेंसिटी उस मीडियम की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा। 7th question, if 30 waves per second pass through a medium at a speed of 30 meter per second, wavelength of these wave is। 30 वेव पास कर रही हैं पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ को हमें कैलकुलेट करना है। यूज़ करेंगे फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और यहाँ से लेमडा इक्वल आएगा v बाय एफ के। अब v की जो वैल्यू है वो 30 है और फ्रीक्वेंसी 30 वेव पर सेकेंड वो भी 30, तो वेवलेंथ इज 1 मीटर। करेक्ट ऑप्शन चार्ली। 8th question, it is possible to distinguish between transverse and longitudinal wave from the property of। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव को? आंसर होगा पोलराइजेशन, क्योंकि ट्रांसफर वेव्स की पोलराइजेशन होती है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल की पोलराइजेशन नहीं होती, क्योंकि पोलराइजेशन यूज ही ट्रांसफर नेचर ऑफ वेव को चेक करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a wave having wavelength 1 centimeter and time period 0.02 second, the velocity of the wave will be। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यह कहा गया है कि वेवलेंथ है 1 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड है 0.02 सेकेंड। फाइंड करनी है वेव की वेलोसिटी। अगर हम ऑप्शंस को देखें, हमारी तमाम जो ऑप्शंस हैं वो सेंटीमीटर में है, इसका मतलब हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 9th क्वेश्चन में v इक्वल है एफ लेमडा के, टाइम पीरियड की फॉर्म में ये लेमडा ओवर टाइम पीरियड, वेवलेंथ है 1 और टाइम पीरियड है 0.02, इसे लिखा जा सकता है 2 10⁻⁻²। तो 1/2 0.5, -2 ऊपर जाकर हो जाएगा +2, तो 0.5 इंटू 100 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन बीटा। 10th क्वेश्चन, अ स्टेशनरी वेव इज एस्टेब्लिश इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग विच इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग with fundamental frequency f. If tension in a string is increased to double, its fundamental frequency would become। स्टेशनरी वेव इस्टेब्लिश हो रही है स्ट्रिंग में जो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो एफ से रिप्रेजेंट की है। अगर टेंशन को इंक्रीज कर दें टू डबल, नॉट बाय डबल, टू डबल, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी? स्ट्रिंग के केस में हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला वो है 1/2L अंडर रूट टेंशन ओवर मास पर यूनिट लेंथ। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का टेंशन के अंडर रूट से डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर जो चीज़ चेंज हो रही है वो क्या है, वो टेंशन है, और टेंशन हो रही है डबल। अब टेंशन जहाँ पर है उसकी जगह पर हम 2 टाइम्स एफ पुट कर देंगे। अब पूरे फार्मूला के अंदर जो वेरिएबल है वो सिर्फ 2 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब 2 के अलावा जो बाकी सारा वेरिएबल है वो हमारी एक्चुअल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो मीन्स टेंशन डबल करने से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगी। तो चार्ली करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, व्हेन अ वेव ट्रेवलिंग थ्रू अ रेयर मीडियम स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ अ डेंसर मीडियम इट रिफ्लेक्ट्स बैक विद। वेव ट्रेवल कर रही हो रेयर मीडियम से और रिफ्लेक्शन हमारे पास हो डेंसर मीडियम से। तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के केसेस पढ़े थे, जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो तो 180 डिग्री का फेस चेंज होता है, क्रस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ट्रफ होगा तो वो क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस पाथ डिफरेंस λ/2 होगा। 12th क्वेश्चन, a stress string resonate with fundamental frequency of 50 Hz, the wavelength for its third overtone is, if speed of transfer wave in a string is 100 meter per second। स्ट्रेस स्ट्रिंग का केस है, रेजोनेट कर रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। फाइंड करनी है वेवलेंथ थर्ड ओवरटोन के लिए, और जो स्पीड है ट्रांसफर वेव की वो 100 मीटर पर सेकेंड है। अब क्वेश्चन को देखें कि क्या चीज़ हमें गिवन है। हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 50 हर्ट्ज, हमें स्पीड गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करनी है वेवलेंथ थर्ड ओवरटोन की। अब थर्ड ओवरटोन क्या चीज़ होती है स्ट्रिंग के केस में? थर्ड ओवरटोन हमारे पास इक्वल आएगी n+1 हार्मोनिक, मींस 3+1 हार्मोनिक। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया फोर्थ हार्मोनिक।
फोर्थ हार्मोनिक मीन्स F4, लेकिन हमें वेवलेंथ रिक्वायर्ड है, तो लेमडा 4 और लेमडा का रिलेशन क्या था, लेमडा 1/n। अब लेमडा 1/n, n क्या है 4, लेमडा 1 की जगह पर क्या आएगा, लेमडा 1 की जगह हमारे पास आएगा जो फंडामेंटल वेवलेंथ है उसकी वैल्यू, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, लेमडा 1 की जगह रिप्लेस हम क्या करेंगे, v इक्वल टू एफ लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू v/f, तो f पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यूज में साथ ही पुट कर देता हूँ, v हमारे पास 100 है, 4 इंटू f1 50, तो 100/200 क्या होगा 1/2, और 1/2 0.5 मीटर, और सेंटीमीटर में ऑप्शन है तो 50 सेंटीमीटर, करेक्ट ऑप्शन इज Charlie. Next question number 13. If the number of loops in a stress string are increased, the wavelength of the wave gets. 13 में कहता है कि नंबर ऑफ लूप्स अगर स्ट्रेस स्ट्रिंग में इंक्रीज हो जाएं तो वेवलेंथ क्या होगी। नंबर ऑफ लूप्स के इंक्रीज होने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, गेट शॉर्टर, बीटा। 14th, the speed of sound wave having frequency 256 Hz as compared with the speed of sound waves having frequency 512 Hz. हम जानते हैं कि जब तक मीडियम चेंज ना हो स्पीड चेंज नहीं होती, तो इस क्वेश्चन में पहले फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, तो कहता है इसकी स्पीड 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगी। तो अगर मीडियम हमारे पास सेम, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड सेम रहेगी। और यहाँ देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो वेवलेंथ हाफ बट स्पीड विल रिमेन सेम। 15th question, the angle between instantaneous displacement and direction of propagation of longitudinal wave is. Angle between displacement and direction of propagation of longitudinal wave. Longitudinal wave में मीडियम के पार्टिकल प्रोपगेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं वेव की प्रोपगेशन के पैरेलल या एंटी पैरेलल। दैट मीन्स एंगल या तो होगा 0 पैरेलल में और 180 होगा एंटी पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है, अ टॉट वायर इज क्लैम्प्ड एट 2 points 1 meter apart. It is plugged near one end. Which are the 3 longest wavelength present on a vibrating wire? 16 क्वेश्चन में कहता है कि एक टॉट वायर है जो क्लैम्प है 2 पॉइंट से और लेंथ है 1 मीटर। जब प्लग किया एक एंड पे, 3 लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी उस वाइब्रेटिंग वायर में वो क्या होंगी। अब स्टेटमेंट से हमें ये पता चल गया कि 16 क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होगा कि लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें फार्मूला याद है कि जो लेमडा होता है nth हार्मोनी के लिए वो किसके इक्वल होता है, वो होता है लेमडा 1/n, और लेमडा 1 किसके इक्वल है 2L/n। तो मैं अगर 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करूंगा तो लेमडा 1 फाइंड करूंगा, वो आएगा 2L/1, मैं लेमडा 2 फाइंड करूंगा वो आएगा 2L/2, और लेमडा 3 फाइंड करूंगा वो आएगा 2L/3। वैल्यूज पुट करें, लेंथ है 1 तो 2 मीटर आ जाएगी लॉन्गेस्ट, फिर यहाँ 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर, और यहाँ जब लेंथ 1 मीटर पुट करूंगा तो 2/3 ये आएगा 0.67 मीटर। तो ये 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हैं, 2 मीटर, 1 मीटर और 0.67 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डेल्टा। 17th, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है साउंड मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं करता, क्योंकि मैकेनिकल वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड 0, चार्ली ऑप्शन। 18th, if a train of waves moving along a rope has velocity 100 meter per second and wavelength 20 meter, the time period is. हमें वेव्स की वेलोसिटी गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ गिवन है 20 मीटर, टाइम पीरियड हमने फाइंड करना। तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, v इक्वल है एफ लेमडा इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, लेमडा ओवर टाइम पीरियड क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू वेवलेंथ ओवर वेलोसिटी। अब वेवलेंथ है हमारे पास 20 और वेलोसिटी है 100, तो ये आएगा 1/5 और 1/5.2 सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन चार्ली। 19th, ट्रांसफर वेव्स कैन प्रोपगेट। ट्रांसफर वेव सिर्फ सॉलिड में प्रोपगेट करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में। तो आंसर क्या होगा, नॉट इन गैस बट इन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
20. The frequency of radio wave produced by transmitter is gradually increased then. अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया कि मीडियम चेंज होता है तो फिर स्पीड चेंज होती है, तो यहाँ कहता है कि फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की अगर इंक्रीज हो रही हो तो क्या होगा। फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, स्पीड सेम रहेगी। तो अल्फा स्पीड इंक्रीज कर रही है, इनकरेक्ट। बीटा वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21. द डायग्राम बिलो शो द प्रोफाइल ऑफ वेव विच पॉइंट्स आर इन फेज। क्वेश्चन 21 में कहता है कि हमारे पास एक वेव यहाँ मेंशन है, इस वेव में कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे पास फेज में है। वो पॉइंट फेज में होंगे जिनके दरमियान पाथ डिफरेंस लेमडा होगा। अगर मैं पॉइंट नंबर ए को देखता हूँ तो ए के आइडेंटिकल पॉइंट यहाँ पर होता तो पाथ डिफरेंस लेमडा होता। पॉइंट बी को देखूं तो बी से ये पॉइंट एफ, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेमडा है। इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये इन फेज है। फर्दर देखते हैं। इसके अलावा अगर मैं पॉइंट सी को देखता हूं तो पॉइंट सी के आइडेंटिकल पॉइंट यहाँ होना चाहिए ट्रफ पे, और पॉइंट अवेलेबल नहीं है। पॉइंट डी को देखूं तो पॉइंट डी के आइडेंटिकल पॉइंट यहाँ होना चाहिए, यहाँ भी पॉइंट अवेलेबल नहीं है। और पॉइंट ई और एच, इनके दरमियान भी जो पाथ डिफरेंस है वो लेमडा है, तो ये भी क्या है, इन फेज है। तो मीन्स बी और एफ इन फेज हैं और ई और एच इन फेज हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें जो गिवन है वो सिर्फ बी एफ है, तो डेल्टा राइट आंसर होगा। 22. A one end closed organ pipe has a length 70 centimeter. The frequency of its fundamental note and next harmonic is. One end closed organ pipe है, लेंथ है 70 सेंटीमीटर। जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल वो फाइंड करनी है, और नेक्स्ट हार्मोनिक मींस फर्स्ट हार्मोनिक जो फंडामेंटल है और सेकंड हार्मोनिक फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 350 है। अब सबसे पहले केस हमें पता चल गया कि पाइप एक एंड से क्लोज है। फाइंड करना है F1 की वैल्यू, और नेक्स्ट हार्मोनिक का मतलब होगा अगर क्लोज पाइप है तो वो बेसिकली थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि ओड हार्मोनिक होते हैं, तो F3 फाइंड करना है। F1 इक्वल होगा V ओवर 4L के। V हमारे पास कितना गिवन है, 350। जो लेंथ हमें गिवन है वो 70 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें डिवाइड क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 100। तो 70 इंटू 5 350, 100 इंटू 5 500, तो 500 डिवाइड होगा 4 से, तो 125 हर्ट्ज आ जाएगा फंडामेंटल। फिर नेक्स्ट हार्मोनिक F3 होगा, थर्ड हार्मोनिक, जिसको हम फर्स्ट ओवरटोन का नाम देंगे, और वो 3 टाइम्स F1 के इक्वल आएगा। तो 125 F1 की वैल्यू है, तो 375 हर्ट्ज थर्ड हार्मोनिक यानी फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यू होगी। तो करेक्ट ऑप्शन 125 एंड 375 चार्ली। क्वेश्चन नंबर 23. When a wave pass from one medium to another, there is a change in. वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो क्या चीज़ चेंज होती है। जो सेम रहता है वो फ्रीक्वेंसी है, तो बाकी दो फैक्टर चेंज होंगे, और वो कौन कौन सा, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। 24. The frequency of the note emitted by a stretched string is 200 Hz if the tension in a string is increased by 1/2 without changing the length of the wire, the frequency of the note will be. फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है फर्स्ट नोट की स्ट्रेच स्ट्रिंग में 200 Hz। टेंशन के बारे में कहा गया कि वो इंक्रीज कर रहा है बाय 1/2। बाय 1/2 मीन्स +1/2 हो जाएगा। विदाउट चेंजिंग द लेंथ, लेंथ चेंज नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट फाइंड करना है। अब कैसे करना है इसका सोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2L अंडर रूट टेंशन ओवर मास पर यूनिट लेंथ। चेंज आ रहा है टेंशन में, और बाय 1/2 इंक्रीज कर रहा है, तो F प्लस F/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2F। तो F डैश का फार्मूला बन जाएगा 1/2L अंडर रूट F डैश ओवर M। F डैश की वैल्यू को जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरे फार्मूला में 3/2 के अलावा जो बाकी फार्मूला है वो तो हमारे पास एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है उसका फार्मूला है। इस फार्मूला को अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 1/2L अंडर रूट F ओवर M, ये हमारे पास F के इक्वल है। तो मैं अंडर रूट 3/2 की जगह को वैसे लिख दूंगा, और उसके अलावा बाकी जो रिलेशन मैंने हाईलाइट किया उसकी जगह मैं F को लिख दूंगा। अब अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो इन ऑप्शन में कहीं पर भी अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर में नहीं है।
इसका मतलब मुझे अंडर रूट 2 को डिनोमिनेटर से ख़त्म करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे। इसको मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 2। जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 200 और 200 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100। अब रैशनलाइज कर लें तब भी हो जाएगा, या इस 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, इससे अंडर रूट 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 इंटू 100 हमारा आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। 25. The velocity of sound in air and water are 360 meter per second and 1440 meter per second respectively. If the wavelength of sound in air is 2 centimeter, then the wavelength in water will be. Velocity of sound air और water में 360 और 1440 मीटर पर सेकेंड है। वेवलेंथ हमें कहा एयर में 2 सेंटीमीटर है, तो वेवलेंथ वाटर में क्या होगी। मीडियम चेंज होने से जो फैक्टर सेम रहता है वो फ्रीक्वेंसी का है, तो ये हमें पॉइंट मिल गया जिससे हमें सोल्यूशन मिलेगा, वो ये कि फ्रीक्वेंसी साउंड की एयर में और वाटर में वो सेम होगी। इसको इक्वेट कर दें। v होता है लैम्डा, तो f होगा v बाय लैम्डा, तो यहाँ वेलोसिटी इन एयर ओवर वेवलेंथ इन एयर और यहाँ वेलोसिटी इन वाटर ओवर वेवलेंथ इन वाटर। फाइंड करनी है वेवलेंथ वाटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो वेवलेंथ इन वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी इन वाटर ओवर वेलोसिटी इन एयर इनटू वेवलेंथ इन एयर। वैल्यूज पुट करें, वेलोसिटी इन वाटर 1440, वेलोसिटी इन एयर 360 और वेवलेंथ इन एयर 2 सेंटीमीटर। आंसर सेंटीमीटर में मैं कन्वर्ट नहीं करूँगा, जीरो कैंसिल होगा। 36 इंटू 272, 36 इंटू 4 144, 4 इंटू 8 2 8 सेंटीमीटर आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। Next question number 26. Two pipes, one is open at both ends and other is closed at one end, have same fundamental frequencies. The ratio of their length. दो पाइप हैं, एक ओपन है बोथ एंड से और दूसरा क्लोज है वन एंड से, दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, तो लेंथ की रेशो क्या आएगी। अब इक्वेट करना है जो कंडीशन गिवन है। कंडीशन गिवन है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप हैविंग बोथ हैंड ओपन इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप हैविंग वन हैंड ओपन। यहाँ पर आएगा v ओवर 2l और यहाँ पर आएगा v ओवर 4l। लेंथ डिफरेंट है, इसको मैं बोल देता हूँ l, इसको l डैश। v कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या रेसिप्रोकल ले लें, तो यह आएगा l इज इक्वल टू 2 टाइम्स l डैश, तो l ओवर l डैश इज इक्वल टू 2:1। 2:1 करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 27. The stationary wave are produced in a stress string fixed at both ends. The ratio of number of nodes to antinode formed in string is. Stationary wave प्रोड्यूस हो रही हैं स्ट्रेस स्ट्रिंग में, हमसे रेशियो पूछी है नोड्स और एंटी नोड्स की जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होंगी। मैं लेक्चर में आपको बताया था कि स्ट्रिंग के केस में हर एक हार्मोनिक में नोड और एंटी नोड की जो क्वांटिटी होती है उनका डिफरेंस 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि हमेशा नोड एंटी नोड से ग्रेटर होंगे, तो नोड अगर एंटी नोड से ग्रेटर हैं तो रेशियो बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर ये केस होता पाइप का जो दोनों एंड से ओपन, तो वहाँ एंटी नोड और नोड का डिफरेंस 1 होता है, मीन्स एंटी नोड ग्रेटर, तब आंसर ये आता नोड और एंटी नोड की रेशियो का लेस देन 1। और पाइप अगर एक एंड से ओपन और एक से क्लोज हो तो हमेशा नोड एंटी नोड इक्वल होते हैं, तब ये इक्वल टू 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 28. द मिनिमम लेंथ ऑफ अ क्लोज पाइप विच कैन रीसाउंड विद द नोड ऑफ वेवलेंथ 1 मीटर। मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है क्लोज पाइप की जिसमें वेवलेंथ हमारे पास प्रोड्यूस होगी फर्स्ट नोड की 1 मीटर। अब सिंपल क्वेश्चन है, अगर पाइप हमें बता दिया गया है कि वो हमारे पास क्लोज पाइप है, तो लैम्डा 1 इक्वल किसके होता है 4l के। तो लैम्डा आपके पास अगर 4l के इक्वल है तो रिक्वायर्ड लेंथ है, तो लेंथ के लिए लैम्डा को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो लैम्डा कितना है 1 डिवाइड बाय 4, तो रिजल्ट होगा 0.25 मीटर। करेक्ट ऑप्शन अल्फा। क्वेश्चन 29. क्वेश्चन 29 डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन क्या है, अ चेजिंग कार बी ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड साउंड अ हॉर्न विच द ड्राइवर ऑफ लीडिंग कार ए ट्रैवलिंग एट 16 मीटर पर सेकेंड एस्टिमेट हैज फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज।
द फ्रीक्वेंसी विच बीज ओन ड्राइवर हेयर्स। अब स्टेटमेंट को आपने देखना है और डेटा देखना है कि क्या क्या गिवन है। चेजिंग कार है बी, ट्रेवल कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, हॉर्न बजाती है, और लीडिंग कार ए जो 16 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है वो सुनती है 340 हर्ट्ज। तो ये 340 हर्ट्ज अपेरेंट है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जो बी का खुद ड्राइवर सुनेगा, मींस जो रियल फ्रीक्वेंसी है एक्चुअल वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन 29 हम इसको यूं शो कर लेते हैं कि हमारे पास ये वो कार है जो चेस कर रही है बी, और ये वो हमारे पास कार है जो लीड कर रही है। इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड है, और ये दोनों की डायरेक्शन जो सेम है। बी का ड्राइवर हॉर्न बजाता है जो ए का ड्राइवर सुनता है। तो ए के ड्राइवर ने जो फ्रीक्वेंसी सुनी है वो 340 है। एफ का खुद ड्राइवर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा रियल वो क्या होगी? केस क्या है, किसकी स्पीड ज़्यादा है? सोर्स की। और सोर्स की स्पीड अगर ज़्यादा है तो सोर्स मूव कर रहा है कहाँ? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये केस है। अगर ऑब्जर्वर की स्पीड ज़्यादा होती तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता अवे फ्रॉम द सोर्स। तो फार्मूला अप्लाई करें, एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ। तो रिक्वायर्ड हमें यहाँ पर क्या है? हमें रिक्वायर्ड यहाँ पर है एफ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एफ इक्वल आएगा वी माइनस यू एस ओवर वी इंटू एफ डैश। अब वैल्यूज पुट करें, वी हमें गिवन है 340, यू एस मैं देखता हूँ भी कि क्या आएगा, वी 340, और एफ डैश वो भी 340 है। जो यू एस हमारे पास है ये रिलेटिव वेलोसिटी है, और हमने केस पढ़ा था कि जब दोनों बॉडीज़ की डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर जो सोर्स की वेलोसिटी आएगी वो 20 और 16 का डिफरेंस आएगी 4, तो यहाँ आएगा 4। अब कैंसिलेशन 340 से कैंसिल हो जाएगा, तो 340 माइनस 4 336, और यूनिट क्या होगा? हर्ट्स। तो कौन सी ऑप्शन है? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज बीन इंक्रीज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। गिटार की स्ट्रिंग में अगर टेंशन बढ़ा दें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हमने कई क्वेश्चन किए हैं ऊपर जिसमें हमने रिलेशन देखा कि टेंशन का और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, तो वो डायरेक्ट होता है अंडर रूट से। तो टेंशन बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। आंसर क्या होगा? गोज ऑन इंक्रीजिंग अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, the standing wave are produced in a stress string fixed at both ends. If the wavelength of wave is half of the length, the number of loops formed in a string are। 31 क्वेश्चन में कहता है कि स्टैंडिंग वेव स्ट्रेस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर हमारी वेवलेंथ जो है वो हाफ है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से, तो फिर नंबर ऑफ लूप्स कितने प्रोड्यूस होंगे? अब n की वैल्यू फाइंड करनी है हमने बेसिकली, और वेवलेंथ हमें गिवन है हाफ। मैं डेटा को अगर लिखता हूं तो वेवलेंथ, इसको मैं लैम्डा एन कह देता हूँ, इज इक्वल टू एल बाय 2, और फाइंड करना है एन की वैल्यू को। स्ट्रिंग के केस में जो लैम्डा एन होता है दैट इज इक्वल टू 2l बाय एन। तो यहाँ वैल्यूज पुट करें, लैम्डा एन किसके इक्वल है? l बाय 2 के, 2l बाय एन, एल से कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ लूप्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डेल्टा। उसको अब यूँ ना करना चाहें तो ड्रॉ करके कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये कहा गया कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो l बाय 2 के इक्वल है, इससे ये पता चलेगा कि आपके पास जो लेंथ की वैल्यू है वो 2 लैम्डा के इक्वल है, और 2 लैम्डा का मतलब होगा कि हमारे पास 4 लूप्स क्रिएट होंगे, क्योंकि 4 लूप्स अगर क्रिएट होते हैं तो तब हमारे पास जो लेंथ होगी वो 2 लैम्डा के इक्वल आएगी। तो यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं कितने लूप्स हैं? 4। तो 4 ही आंसर है। 32, an organ pipe P1 closed at one end vibrating in its first overtone, another pipe P2 open at both ends vibrating in its third overtone are in resonance with a given tuning fork. The ratio of the length P1 and P2। ऑर्गन पाइप एक P1 है और एक P2 है। P1 क्लोज है वन एंड से और वाइब्रेट कर रहा है फर्स्ट ओवरटोन में, और P2 ओपन है बोथ एंड से और वाइब्रेट कर रहा है थर्ड ओवरटोन में, और ये दोनों रेजोनेंस में है, मींस इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। फाइंड करनी है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ P1 एंड P2। अब जो हमें डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं।
32 में जो पाई P1 है वो है क्लोज फ्रॉम वन एंड, ये P1, और जो P2 है वो ओपन है बोथ एंड से। इसकी लेंथ को मैं L1 कह देता हूँ, इसको L2। तो बेसिकली आपने L1 रेशो L2 फाइंड करना है। अब P1 वाइब्रेट कर रहा है फर्स्ट ओवरटोन में। जो क्लोज पाइप होता है उसका फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक होता है, मींस F3। ये इक्वल है किसके? P2 जो ओपन है बोथ एंड से, उसका थर्ड ओवरटोन। इसके थर्ड ओवरटोन का मतलब होगा 3+1, और 3+1 मींस फोर्थ हार्मोनिक, यहां पर आएगा F4। F3 किसके इक्वल होगा? 3 टाइम्स F1 के, और F1 होगा V/4L के। और F4 किसके इक्वल होगा? 4 टाइम्स F1 के, और F1 होगा V/2L के। अब कैंसिल क्या होएगा? V कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा 2 × 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, L1 चला जाएगा राइट साइड के ऊपर, तो आंसर आएगा L1/L2 इज इक्वल टू 3:8। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? द रेशियो ऑफ सेकेंड ओवरटोन टू थर्ड ओवरटोन इन अ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन अ एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड इज। रेशियो फाइंड करनी है सेकेंड ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन की, किस में? एयर कॉलम में जो ओपन है बोथ एंड से। अब 33 क्वेश्चन, अगर पाइप दोनों एंड से ओपन है तो सेकंड ओवरटोन का मतलब होगा थर्ड हार्मोनिक 2+1, और थर्ड ओवरटोन का मतलब होगा फोर्थ हार्मोनिक। तो आपने F3 और F4 की रेशो फाइंड करनी है। F3 3F1 होगा, F4 4F1 होगा, तो 3:4 आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। Question number 34. The fundamental frequency of a closed-end pipe is 10 Hz. The frequency of its second and third overtone. Fundamental frequency closed-end pipe की 10 Hz है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है सेकंड और थर्ड ओवरटोन की। अब केस पता चल गया कि हमारे पास क्लोज एंड पाइप है, और क्लोज एंड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 Hz। अब सेकंड और थर्ड ओवरटोन क्या होगा? क्या फार्मूला होता है? 2n+1। तो सेकेंड ओवरटोन का मतलब हमारे पास, अगर मैं 2n+1 करता हूं तो 2 × 2 4+1, इसका मतलब होगा फिफ्थ हार्मोनिक F5, और F5 होता है 5 टाइम्स F1, F1 10 है, यह आएगा 50 हर्ट्ज। और जो थर्ड ओवरटोन होगा, दोबारा फार्मूला अप्लाई करें, 3 × 2 6+1 7, तो ये होगा F7, यह आएगा 7F1, तो ये रिजल्ट आएगा 70 हर्ट्ज। तो 50 और 70 हर्ट्ज आंसर है, that is delta. Next question number 35. Question number 35 है the ratio of the length of two pipe open at both end is 1:3. The ratio of their fundamental frequency is. 35 question है कि ratio of length of two pipes open at both end is 1:3. Find करनी है ratio fundamental frequency की। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो केस गिवन है वो गिवन है पाइप का जो ओपन है बोथ एंड से, और उसकी लेंथ की रेशो गिवन है 1:3। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की रेशो क्या होगी? पाइप अगर दोनों एंड से ओपन हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है V/2L। तो फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? इन्वर्स। इसमें लिखूँ अगर F1/F1 तो यह आएगा L1-L1। तो लेंथ की रेशो 1:3, ये L1 है और ये L1, तो वैल्यू पुट करें, 3:1 आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें क्या कहता है कि अ ट्रेन वाइल विस्लिंग मूव्स विद स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हेयर्ड बाय द लिसनर विल बिकम। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ट्रेन है जो मूव कर रही है स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। तो ट्रेन सोर्स स्पीड उसकी है इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, मूव कर रही है अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हेयर्ड बाय द लिसनर विल बिकम मीन्स अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को हमें कैलकुलेट करना है।
अगर अवे मूव कर रही है तो अवे वाले केस में फार्मूला होता है v/v प्लस यूएस इंटू एफ। अब ट्रेन की स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल है, दैट मीन्स यूएस इक्वल होगा v के, तो आएगा v/v प्लस v इंटू एफ। तो नीचे 2v/v, तो आपके पास आ जाएगा 1/2, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी विल बिकम हाफ। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वन बाय वन सबको चेक करते हैं। पहली ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स। दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस होता है λ/2, ये तीनों करेक्ट है। फिर कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट, दो क्रस्ट फेज में होते हैं, अल्फा, चार्ली और डेल्टा करेक्ट है। फिर कहता है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ हाफ वेव होती है, अल्फा और चार्ली करेक्ट है। तो अभी तक हम देख सकते हैं कि चार्ली ऑप्शन है जहां तीनों करेक्ट है। और डेल्टा डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस λ/4, तो कौन सी ऑप्शन फिर करेक्ट हुई? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 38, स्टेशनरी वेव कैन बी ऑब्टेन्ड इन एयर कॉलम इवन इफ द इंटरफेयरिंग वेव्स आर। स्टेशनरी वेव कैन बी ऑब्टेन्ड इन एयर कॉलम इवन इफ इंटरफेयरिंग वेव्स आर। क्या कंडीशन है जो एक एक्सेप्शन है, अगर एयर कॉलम में हो तो तब भी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं? याद रखिएगा, आमतौर पे तो हम ये कहते हैं कि एम्पलीट्यूड डिफरेंट अगर हो तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन एयर कॉलम में अगर थोड़ा सा डिफरेंस एम्पलीट्यूड में हो तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ ये डिफरेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वेव का इन प्रॉपर्टी वाइज सिमिलर होना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइब्रेटिंग पॉइंट्स आर चेंजिंग पॉइंट टू पॉइंट बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स इन स्टेशनरी वेव। 39 क्वेश्चन में हमें वो क्या कहता है कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं वाइब्रेटिंग पॉइंट्स के जो चेंज हो रहे होते हैं पॉइंट टू पॉइंट दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान। देखिए, हम जानते हैं कि दो जो कंसेक्टिव नोड्स हैं उनके दरमियान जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। द सिंपल हार्मोनिक मोशन आप कह सकते हैं, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं अप एंड डाउन, कभी अप कभी डाउन। इसका मतलब उनकी क्या चीज़ चेंज हो रही है? एम्पलीट्यूड की वैल्यू। और अगर एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज हो रही होगी, तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड ये चीज़ें चेंज नहीं होती, क्योंकि उसने पूछा था पार्टिकल्स, तो इन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है और एनर्जी चेंज हो रही है। Question 40, the stationary wave are produced in a stress string fixed at both ends, phase difference between two consecutive antinodes। स्ट्रिंग में फेज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटीनोड्स कितना होता है? दो नोड्स के दरमियान हर पॉइंट फेज में होते हैं। ऊपर में देखा तमाम की पीरियोडिक मोशन एक जैसी होती है एक टाइम पे, लेकिन जब हम दो कंसेक्टिव एंटीनोड्स लेंगे, तो मैं अगर दो कंसेक्टिव एंटीनोड्स को ड्रॉ करता हूँ, तो अगर इस लेफ्ट हाफ में पार्टिकल मूव कर रहे होंगे अपवर्ड, तो यहाँ राइट हाफ में पार्टिकल मूव कर रहे होंगे डाउनवर्ड। तो हम देख सकते हैं कि इस इंटरवल में इन दो एंटीनोड्स के दरमियान जो फेज है डिफरेंस 180 का है, आउट ऑफ फेज। और अगर मैं नेक्स्ट हाफ की बात करूं तो ये पार्टिकल जो अपवर्ड गए थे डाउनवर्ड आ जाएंगे, और यहाँ पर जो डाउनवर्ड गए थे अपवर्ड, तो अब भी हमारे पास इनकी पीरियोडिक मोशन क्या है? अपवर्ड। दैट मीन्स कंसेक्टिव एंटीनोड्स के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है 180, तो 180 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पाए। तो यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, ये पाए होगा और यही राइट आंसर होगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, when the sound source is moving and the observer is stationary, then the cause of apparent change in frequency is। साउंड सोर्स अगर मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो, तो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी का कॉज क्या होता है? मैंने बताया था कि जब सोर्स मूव करता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज वेवलेंथ की वजह से होती है। रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट इसकी एग्जांपल है। और जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट चेंज स्पीड की वजह से होता है। तो यहाँ कौन मूव कर रहा है? सोर्स। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी किसकी वजह से होगी? वेवलेंथ की वजह से। तो बीटा राइट आंसर होगा। 42 क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स विद स्पीड इक्वल टू दैट ऑफ साउंड। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ और स्पीड ऑफ साउंड के साथ। फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हेड बाय द ऑब्जर्वर विल बी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी? अब केस में पता चल गया कि ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? स्पीड ऑफ साउंड से।
अप्लाई करें फार्मूला, v प्लस यू नॉट ओवर वी इंटू एफ होगा। यू नॉट की जगह v पुट कर दें तो v प्लस वी ओवर वी, तो 2v ओवर v, आंसर क्या होएगा 2f। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होएगी डबल चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, if the source of sound is moving away from a stationary observer with speed half of the speed of sound, then the apparent wavelength for the observer would be if the speed of sound is v and its original frequency is f। 43 क्वेश्चन है कि सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रहा है अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, कितनी स्पीड से? स्पीड है उसकी हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ तक अगर हम इस डेटा की बात करें 43 में, तो सोर्स मूव कर रहा है अवे ऑब्जर्वर से, कितनी स्पीड से? हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। फिर वो कहता है द अपेरेंट वेवलेंथ फॉर द ऑब्जर्वर वुड बी, हमें अपेरेंट वेवलेंथ फॉर द ऑब्जर्वर क्या फाइंड करनी है, मींस जो वेव यहाँ पर पहुँच रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। और यहाँ पर फर्दर कहता है स्पीड ऑफ साउंड को v से रिप्रेजेंट किया गया है और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट किया गया। केस है अवे का, तो अवे के केस में अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट फार्मूला वेवलेंथ का ही, तो लेमडा डैश क्या होगा v प्लस यू एस ओवर वी इंटू लेमडा। अब हमारा जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ f है, तो ये जो लेमडा और v है इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। यूएस की जो वैल्यू है वो v/2, तो यह आएगा v प्लस v/2। अब लेमडा और v को रिप्लेस कैसे करेंगे? v होता है f लेमडा के, तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर लेमडा ओवर v फाइंड करूँगा तो 1 ओवर f के इक्वल आएगा। तो लेमडा ओवर v 1 ओवर f, तो ये बन गया रिलेशन। तो v प्लस v/2, 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, तो आंसर आएगा 3/2 v ओवर f। तो क्या आंसर है इसका? बीटा। क्वेश्चन नंबर 44, अ पल्स ऑन अ स्ट्रिंग इज इन्वर्टेड। हमारे पास स्ट्रिंग में एक पल्स है वो इन्वर्ट हो गई है, मींस 180 डिग्री का फेस शिफ्ट। तो ये कब होता है? जब किसी फिक्स एंड से किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो। एक ही बात है, या फिक्स एंड है या कोई डेंसर मीडियम में, आंसर क्या होगा? बीटा। 45, स्ट्रेचिंग फोर्स इन अ वायर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी बिकम। स्ट्रेचिंग फोर्स मीन्स टेंशन, टेंशन इंक्रीज हो गई है 4 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट होगा? हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का टेंशन के अंडर रूट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर टेंशन इंक्रीज कर रही है 4 टाइम्स, तो 4 का अंडर रूट 2, तो हमारी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स बीटा। 46, एन ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी u नॉट इज रिसेडिंग फ्रॉम साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f एंड वेवलेंथ लैम्डा, देन द नंबर ऑफ वेव्स रिसीव्ड इन 1 सेकेंड बाय द ऑब्जर्वर if the speed of sound is v। अब केस यहाँ पर है कि ऑब्जर्वर स्पीड u नॉट से रिसेडिंग मीन्स अवे मूव कर रहा है साउंड सोर्स से। तो क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ वेव रिसीव्ड इन 1 सेकेंड मीन्स अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को फील होगी। अवे का केस है, तो अवे का फार्मूला क्या होता है? v माइनस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। अब यहाँ पर एक ही रिलेशन है जो हमें लग रहा है वो ठीक है, और वो कौन सा है? वो चार्ली है। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं क्या वाकई चार्ली करेक्ट आंसर है या नहीं। तो ऑब्जर्वर जब अवे मूव करता है सोर्स से, फार्मूला होता है v माइनस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। तो ये जो f ओवर v है ये रिप्लेस हमने करना है। v हमारे पास होता है f लेमडा, तो यहाँ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो f ओवर v इक्वल आएगा 1 ओवर लेमडा के। तो f ओवर v की जगह 1 ओवर लेमडा, तो v माइनस यू नॉट ओवर लेमडा कौन सी ऑप्शन है? चार्ली। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ v की जगह f लेमडा पुट करें, तो f कैंसिल हो जाएगा, लेमडा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 47, अ स्टेशनरी वेव आर प्रोड्यूस इन अ क्लोज पाइप ऑफ लेंथ l, द वेवलेंथ ऑफ द फंडामेंटल मॉड ऑफ वाइब्रेशन इज। 47 क्वेश्चन है कि स्टेशनरी वेव हमारे पास प्रोड्यूस हो रही हैं क्लोज पाइप में जिसकी लेंथ l है, वेवलेंथ फंडामेंटल मॉड ऑफ वाइब्रेशन। क्लोज पाइप के अंदर फंडामेंटल मॉड की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? 4l। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होएगी? डेल्टा। और ये किस तरह से है, अगर इसमें डाउट है तो मैं एक्सप्लेन यहाँ पर कर दूँ आप लोगों को कि हमारे पास पाइप क्लोज अगर हो तो फर्स्ट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस जो होती है वो हाफ लूप होता है, और हाफ लूप का मतलब होगा कि हमारी जो ये लेंथ है ये किसके इक्वल होगी? लेमडा बाय 4। तो फंडामेंटल जो वेव लेंथ होगी वो 4l के इक्वल होगी।
48 क्वेश्चन, when a source of sound and observer move with same speed in same direction, then अगर सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर मूव करें सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा? रिलेटिव मोशन नहीं होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो, और अगर रिलेटिव मोशन नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो, तो डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, मींस नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। 49 क्वेश्चन, अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर एट 72 किलोमीटर पर आवर साउंडिंग अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। If then crosses the observer with same speed and keeps on whistling, the frequency of the whistle heard by the observer। एक ट्रेन है जो मूव कर रही है ऑब्जर्वर की तरफ 72 किलोमीटर पर आवर से, साउंड्स अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ है, क्रॉस कर जाती है ऑब्जर्वर को सेम स्पीड से, और अभी भी वो विसल बजा रही है, मीन्स हॉर्न बजा रही है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल हेard बाय द ऑब्जर्वर। देखें हमारे पास जो ट्रेन है वो पहले मूव कर रही है टूवर्ड्स, अब सोर्स पहले मूव कर रहा है टूवर्ड्स, और फिर जब उसको क्रॉस कर देगा ऑब्जर्वर को तो फिर मूव करेगा अवे। जब पहले टूवर्ड्स मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी, और फिर जब अवे मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी? फिर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही होगी। तो फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज ये आंसर होगा, तो आंसर इज चार्ली। लास्ट क्वेश्चन, अ क्लोज पाइप इज एक्साइटेड टू सपोर्ट द थर्ड ओवरटोन। इट इज फाउंड दैट एयर इन अ पाइप हैज, एक क्लोज पाइप है और वो एक्साइट हुआ है थर्ड ओवरटोन में, तो कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स होंगे? क्लोज पाइप के अंदर अगर हमें कहा गया है थर्ड ओवरटोन, तो पहले ये देखें कि कौन सा हार्मोनिक है। थर्ड ओवरटोन का मतलब होगा 2n प्लस 1 हार्मोनिक, n यहां पर क्या है 3, तो 2 इंटू 3 6, यह आएगा 7th हार्मोनिक। तो 7th हार्मोनिक हमारे पास यहां प्रोड्यूस होगा। अब जो फर्स्ट हार्मोनिक है, अगर मैं इस सीक्वेंस को देखता हूं कि क्या होगा, ये है फर्स्ट हार्मोनिक, ये है थर्ड हार्मोनिक, ये फिफ्थ, और ये फिर 7th हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर एक नोड और एक एंटी नोड प्रोड्यूस होता है, थर्ड हार्मोनिक के अंदर 2 नोड और 2 एंटी नोड प्रोड्यूस होते हैं, फिफ्थ हार्मोनिक में 3 नोड और 3 एंटी नोड प्रोड्यूस होते हैं, तो 7th के अंदर 4 नोड और 4 एंटी नोड प्रोड्यूस होंगे। हर दफ़ा नेक्स्ट हार्मोनिक में एक नोड एक एंटी नोड ऐड हो रहा होता है। इसका मतलब 7th हार्मोनिक जब होगा तो 7th हार्मोनिक में हमारे पास 4 होंगे नोड्स और 4 होंगे एंटी नोड्स। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4, ये नोड्स हैं, एंड 1 2 3 एंड 4 एंटी नोड्स हैं। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा 4 नोड्स एंड 4 एंटी नोड्स।